सबसे पहली बात, आज का टॉपिक हमारे पास होगा रेडियस रेशियो रूल्स। बेटा क्या हमने रेडियस रेशियो रूल्स, तो रेडियस रेशियो रूल्स के बारे में डिस्कस करना है। रेडियस रेशियो रूल्स, तो पहली बात इसमें आती है सर रेडियस रेशियो होती क्या होगी। चलो रूल तो आप करवाते रहेंगे, पर रेडियस रेशियो क्या होती है? बेटा रेडियस रेशियो होती है रेडियस ऑफ कटायन बाय रेडियस ऑफ अनायन। अगर हम कटायन टू अनायन की रेशियो, रेडियस की रेशियो ले ले, इसको रेडियस रेशियो बोलते हैं। ठीक, तो रेडियस रेशियो क्या होती है? रेडियस ऑफ कटायन टू दैट ऑफ रेडियस ऑफ अनायन। अब इस रेडियस रेशियो रूल्स को समझने के लिए हमने क्या किया, हमने मान लो यहां पे अपने पास कुछ अनायंस लिए सी, ये मेरे पास एक अनायन है और इससे जुड़ा हुआ ये दूसरा अनायन है और इससे जुड़ा हुआ ये तीसरा अनायन है और ऐसे ही जुड़ा हुआ ये चौथा अनायन है। ठीक है बेटा, ऑब्वियसली इन अनायंस के बीच में ये सारे अनायन है और इसके बीच में मान लो मेरे पास एक ये कटायन है, दिस इज अ कटायन एंड दीज आर अनायंस, ठीक, ज्वाइनिंग टू दिस। यहां पे थोड़ा ध्यान दें तो आपको समझ में आएगा कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो 4 है। हम 2 डायमेंशन की बात कर रहे हैं, अभी 3 डायमेंशन में भी ऐसा ही होगा, बट 2 डायमेंशन में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? इसका 4 हो गया, अगर देख के चलते हैं। अब हमने एक काम किया, हमने यहां पे कटायन के साइज को इंक्रीज कर दिया। ठीक, यानी रेडियस ऑफ कटायन इंक्रीजेस, यहां हमने कटायन के साइज को इंक्रीज कर दिया। कटायन छोटा सा था, लेकिन अब हमने कटायन को थोड़ा बड़ा बना दिया, कटायन का साइज बढ़ा दिया। अब जब कटायन का साइज बढ़ा लेकिन अनायन का साइज उतना ही रहा, कटायन का साइज बढ़ा लेकिन अनायन का साइज उतना ही रहा, तो बट ऑब्वियस है ये कटायन जैसे बढ़ेगा इनको दूर दूर धकेलेगा। दूर दूर धकेलने की वजह से हमारे जो अनायन हैं, जो यू हुआ करते थे, वो अनायन ऐसे एक दूसरे से थोड़े दूर दूर हो जाएंगे। ये जो 4 अनायन थे वो एक दूसरे से थोड़े दूर दूर हो जाएंगे, जो बीच वाला आयन जब बढ़ेगा तो वो अपने साइड वाले आयन्स को दूर धकेलेगा। ठीक, उससे हमारे पास ये खाली जगह और बढ़ जाएगी, ये खाली जगह बढ़ जाएगी, ये खाली जगह बढ़ जाएगी, ये भी खाली जगह बढ़ जाएगी। अब जैसे ही कटायन का साइज बढ़ता रहेगा, खाली जगह बढ़ती जाएगी, तो इसमें और अनायन आ सकेंगे, यानी इस कटायन के साथ और अनायन टच कर सकेंगे। इसलिए हम ये कहेंगे कि यहां कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। देखो बेटे, अभी तो मैंने इतना ही दिखाया कि खाली जगह बनी है, ऐसे जैसे कटायन का साइज बढ़ता रहेगा, ये खाली जगह का साइज भी बढ़ता रहेगा, उसके अंदर और अनायन आने के चांसेस बढ़ेंगे। तो जब और अनायन आने के चांसेस बढ़ेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर इंक्रीज कर जाएगा। तो ऐसे कोऑर्डिनेशन नंबर कटायन का रेडियस बढ़ाने से बढ़ गया। अब मैंने एक और काम किया, अब मैंने क्या किया, कटायन का रेडियस डिक्रीज कर दिया, कटायन का रेडियस डिक्रीज कर दिया बच्चे। अब कटायन का रेडियस अगर आपने डिक्रीज किया है, ठीक, छोटा कर दिया है, अनायन मैंने उतने ही बनाए हैं, ठीक, और कटायन जो हो गया, ठीक, अनायन, ओके। सो द थिंग वाज कि मैंने रेडियस ऑफ कटायन को क्या क्या डिक्रीज किया।
अब रेडियस ऑफ कटायन को डिक्रीज कर दिया, कटायन छोटा बना दिया, ठीक। उससे क्या हुआ कि कटायन ने अपना कंटेक्ट लूज कर दिया, कटायन लॉस्ट इट्स कंटेक्ट। जब कटायन का कंटेक्ट टूट गया तो ऑब्वियसली उसके साथ चिपकने वाले पार्टिकल कम हो गए, चिपकने वाले पार्टिकल कम हो गए तो यहां पे भी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या कर गया बेटा, कोऑर्डिनेशन नंबर डिक्रीज कर गया, कोऑर्डिनेशन नंबर डिक्रीजेस। क्योंकि डिक्रीज क्यों हो गए, क्योंकि चिपकने वाले अभी कम हो गए, ठीक, क्योंकि साइज छोटा हो गया इसलिए अभी बिल्कुल साथ में चिपकता नहीं है। अब इस डिस्कशन से हमें ये समझ में आया कि रेडियस ऑफ कटायन बढ़ाने से कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ता है, रेडियस ऑफ कटायन कम करने से कोऑर्डिनेशन नंबर कम होता है। तो कहने का मतलब यू कैन राइट वन थिंग दैट रेडियस ऑफ कटायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोऑर्डिनेशन नंबर। यहां से हमें समझ में आया कि अगर कटायन का रेडियस बढ़ाएंगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ेगा, कटायन का रेडियस कम करेंगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर कम होगा, यानी रेडियस ऑफ कटायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोऑर्डिनेशन नंबर। ऑन द अदर हैंड दूसरी बात देखिए, अब हमने एक और काम किया, अब हमने क्या किया कि रेडियस ऑफ अनायन इंक्रीज कर दिया, अनायन का रेडियस इंक्रीज कर दिया। अब अगर अनायन का रेडियस बढ़ गया यानी अनायन बड़े बड़े हो गए, अनायन आर लाइक दिस, बहुत बड़े बड़े बना दिए मैंने अनायंस, सो अनायंस आर लाइक दिस, ये बड़े बड़े अनायंस हैं, पर कटायन तो उतना ही था, कटायन का साइज नहीं चेंज किया था, कटायन उतना ही था। ऑब्वियसली नाउ कटायन लॉस्ट द कांटेक्ट अगेन, कटायन छोटा हो गया तो कांटेक्ट क्या हो गया, लूज हो गया, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर अभी क्या कर गया बेटा, कोऑर्डिनेशन नंबर डिक्रीज कर गया, कोऑर्डिनेशन नंबर डिक्रीज कर गया। ऑन द अदर हैंड अब मैंने क्या किया, अब मैंने रेडियस ऑफ अनायन को डिक्रीज कर दिया, रेडियस ऑफ अनायन को डिक्रीज कर दिया, तो कटायन उतना ही रखा, कटायन का साइज चेंज नहीं किया, ठीक, लेकिन अनायन का रेडियस डिक्रीज कर दिया, से अनायन छोटे छोटे बना दिए, ये लो अनायन का रेडियस मैंने डिक्रीज कर दिया। अब अनायन का रेडियस जब आपने डिक्रीज किया बेटा जी, तो हुआ ये अगेन यहां पे खाली जगहें बच गई, और खाली जगह बचने का मतलब क्या है, इसमें और आयंस आ सकते हैं, और आयंस आने का मतलब क्या है कि कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ सकता है, इंक्रीजेस। तो यहां पे देखने में समझ में क्या आया कि अगर आप अनायन का रेडियस बढ़ाते हैं तो कोऑर्डिनेशन नंबर डिक्रीज करता है, और अनायन का रेडियस जो है डिक्रीज करते तो कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ता है, यानी रेडियस ऑफ अनायन is inversely proportional to coordination number. Radius of anion is inversely proportional to coordination number. अब एक तो आपके पास ये आ गई बेटा, एक ये आ गई रिलेशनशिप, और एक रिलेशनशिप ये आ गया, ये दो रिलेशनशिप है, इन दोनों को कंबाइन करते हैं, कंबाइनिंग बोथ, कंबाइनिंग बोथ, दोनों को अगर कंबाइन करेंगे तो रेडियस ऑफ कटायन बाय रेडियस ऑफ अनायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोऑर्डिनेशन नंबर। यानी हम ये बोल सकते हैं कि हमारी रेडियस रेशो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोऑर्डिनेशन नंबर। रेडियस रेशो बढ़ेगी तो कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ेगा, रेडियस रेशो कम होगी तो कोऑर्डिनेशन नंबर कम होगा, और इसी को हम बेसिक रेडियस रेशो रूल बोलते हैं कि रेडियस रेशो बढ़ने से कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ता है, रेडियस रेशो कम होने से कोऑर्डिनेशन नंबर कम होता है। अब बेटे इन्हीं रेडियस रेशो रूल्स को हमने ऐसे लिखा है, मान लो यहां पे रेडियस रेशो ले ली जाए, ठीक है जी, यहां उसका हम लेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक, यहां लेंगे अरेंजमेंट ऑफ अनायन अराउंड दी कटायंस, अरेंजमेंट ऑफ anions around cations, around cations, यहां लेंगे एग्जाम्पल,
ठीक, कौन कौन सा एग्जाम्पल इसमें होगा? देखो बेटा, सबसे पहली बात, अगर आपकी रेडियस रेशो जो है वो 0.155 से लेकर के 0.225 तक होती है। पहली बात है, अगर रेडियस रेशो 0.155 से लेके 0.225 से नीचे तक, बिलो दिस, हम ऐसे लिखते, बल्कि बेटर ये रहेगा कि 0.155 से लेके बिलो 0.225 तक कोऑर्डिनेशन नंबर 3 रहता है। ठीक, कोऑर्डिनेशन नंबर 3 हुआ तो ऑब्वियसली ट्राई एंगुलर, ठीक, या ट्राइगोनल या ट्राई एंगुलर अरेंजमेंट होगी, ट्राइंगुलर अरेंजमेंट। एग्जाम्पल इसमें होता है B2EO3 टाइप स्ट्रक्चर्स, ठीक है जी, जैसे B2O3 बोरोन का ऑक्साइड इस तरह का स्ट्रक्चर लेके चलता है, अल्युमिनियम का ऑक्साइड इस तरह का स्ट्रक्चर लेके चलता है। वहीं पर ये पहला रूल आ गया। दूसरी बात, अगर आपकी रेडियस रेशो 0.225 से लेकर के लेस देन 0.414 तक रहेगी, तो जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा बेटे, दैट विल बी 4। अगर वो 4 होगा तो ऑब्वियसली अरेंजमेंट कैसी बनेगी? टेट्राहेड्रल, यानी कि उसके अंदर का वॉइड कौन सा होगा? टेट्राहेड्रल वॉइड होगा। जैसे आपने अभी पढ़ लिया है कि जिंक सल्फाइड का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, जिंक सल्फाइड हो गया, AgI हो गया, कॉपर का क्लोराइड हो गया, ये सारे इसी तरह के स्ट्रक्चर लेके चलते हैं। ठीक, तीसरा रूल हमारे पास आ गया कि अगर 0.414 से लेके लेस देन 0.732 तक होता है, ठीक, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगी तो अरेंजमेंट ऑक्टाहेड्रल होगी। अरेंजमेंट कैसी होगी? ऑक्टाहेड्रल, यानी वॉइड कैसा बनेगा? ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर, जैसे कि NaCl का हो गया, ठीक है जी, NaCl टाइप स्ट्रक्चर्स, रॉक सॉल्ट टाइप स्ट्रक्चर्स, AgCl का हो गया, NH4Cl का हो गया, ये सब यही स्ट्रक्चर लेते हैं। और अगर बेटे हमारे पास 0.732 से लेके लेस देन 1 रहेगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर 8 रहेगा और अरेंजमेंट क्यूबिक रहेगी, यानी वॉइड कैसा होगा? क्यूबिक वॉइड। एग्जाम्पल सीजियम क्लोराइड, सीजियम ब्रोमाइड, थैलियम ब्रोमाइड, ठीक, इस तरह के स्ट्रक्चर हमारे पास यही स्ट्रक्चर लेके चलते हैं, ठीक है जी। तो यहीं से एक्चुअली जैसे आपने ये पढ़ा था कि NaCl टाइप स्ट्रक्चर ये होते हैं, I'm sorry, वो स्ट्रक्चर आए कहां से? द सेम थिंग इज देयर, यहां से इन रूल्स के हिसाब से वो स्ट्रक्चर लगे। NaCl का स्ट्रक्चर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाला होता है, ठीक। एक बात ध्यान दें, आपको ये बताया गया था कि NaCl में Na1 पॉजिटिव जो है वो कहां प्रेजेंट होता है? बोला वो ऑक्टाइडल वॉइड में प्रेजेंट होता है। Na1 पॉजिटिव इज प्रेजेंट इन ऑक्टाइडल वॉइड। और हमने ये भी पढ़ा कि ऑक्टाइडल वॉइड का रेडियस जो होता है वो 0.414 टाइम्स ऑफ R नेगेटिव होता है, 0.414 टाइम्स ऑफ R नेगेटिव होता है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड हमने ये पढ़ लिया था कि सोडियम क्लोराइड में सोडियम बड़ा होता है ना, बड़ा था ना, सोडियम 0.414 से बड़ा होता है, उसकी रेडियस रेशियो 0.53 होती है। अब 0.53 इसके बीच में आई ना, इसलिए उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या रहा? 6 ही रहा। इसका मतलब जो ऑक्टाइडल वॉइड है उसका मिनिमम रेडियस 0.414 है, ठीक, लेकिन वो रेडियस 0.731 तक जा सकता है। 0.731 के बाद 0.732 जैसे आया तो वो जाकर के आपके पास क्यूबिक वॉइड बनेगा। समझ में आई? तो वो मिनिमम रेडियस हो जाया करता है बेसिकली वॉइड का, जैसे 0.225 दैट इज द मिनिमम रेडियस ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। बट टेट्राहेड्रल वॉइड 0.225 से लेके 0.414 से नीचे तक रहेगा, बस वो स्ट्रक्चर एक्सपैंड होता जाएगा, वो एक्सपैंडेड लैटिस हो जाएगा। तो दीज आर कॉल्ड एज रेडियस रेशियो रूल्स।
तो फटाफट से बोलो रेडियस रेशो क्या होती है, रेडियस रेशो रूल्स क्या होते हैं। क्या ये समझ में आया आपको कि नहीं आया, जल्दी से लिखना क्विकली, यस और नो। ओके, अब इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन क्या होते हैं, अब इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन क्या होते हैं, लेट वी सी क्वेश्चंस ऑन दिस। ठीक, देखो बच्चे, जब हम इनके क्वेश्चंस की बात करते हैं, ठीक, व्हेन वी टॉक अबाउट द क्वेश्चंस ऑफ रेडियस रेशियो रूल्स, तो किस तरह का क्वेश्चन होगा। देखो पहली तरह का क्वेश्चन, फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, आपको ये बोल दिया कि रेडियस ऑफ अ कटायन, radius of cation is 96 picometer and that of anion is 181 picometer. ठीक, what type of structure it may follow, structure it may follow, also find coordination number, also find coordination number। ठीक है जी, देखो बेटे बहुत सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही 2+2 वाला क्वेश्चन है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं। ठीक, हमें रेडियस ऑफ कटायन दे रखा है 0.96 दे रखा है, हमें रेडियस ऑफ अनायन दे रखा है वो 181 दे रखा है। अब हमें बोल दिया गया कि रेडियस रेशो अगर हम इसकी निकालेंगे वो आएगी 0.96 डिवाइडेड बाय 181। ठीक, जब हम इसको 0.96 पिकोमीटर, 96 पिकोमीटर रादर, नॉट 0.96, तो बहुत ज्यादा हो जाएगा दोस्तों। 96 डिवाइडेड बाय 181 अप्रोक्सीमेटली समथिंग अबाउट 0.53 के करीब आ गया। और 0.53 ठीक किसके बीच में होगी रेडियस रेशो, इसके बीच में होगी। therefore coordination number is 6 और 6 कोऑर्डिनेशन नंबर होगा तो किस तरह का स्ट्रक्चर होगा, therefore NaCl type structure is there, NaCl type structure is there। बोलो बेटे पहला क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, इट इज फार टू इजी अ क्वेश्चन। ठीक, अब देखो अगला क्वेश्चन, बेटे इसी क्वेश्चन तो सीधे रेडियस अनायन की विधि है, कटायन की विधि है, रेडियस रेशो निकालना है, उससे कोऑर्डिनेशन नंबर पता चल जाना है, कोऑर्डिनेशन नंबर से स्ट्रक्चर पता चल जाना है। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आता है, ठीक, तो हमारे पास 4 वाला कौन सा होगा, टेट्राहेड्रल। ठीक, यानी ZNS स्ट्रक्चर। पर सर आपने ये तो हमें बता दिया से हमारा रेडियस रेशो जो हो वो सर आ जाए 0.414। अब आपने तो 0.414 यहां पे भी लिखा है, यहां पे भी लिखा, तो कहां लेंगे, तो सिंपल बात है भैया, यहां उससे नीचे लिखा है, यहां उतना ही लिखा है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 लेंगे, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 लेंगे। यानी अगर बाउंड्री पे आ जाए, इसीलिए मैंने लेस देन के साइन लगवाए हैं, किससे लेस होगा तब तो हम लिखेंगे पिछले वाला, लेकिन इसके बराबर हो गया तो बड़े वाला सिस्टम लिखेंगे। जैसे अगर 0.225 हो गया तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, 0.414 हुआ कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, 0.732 हुआ कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है। तो दैट इज वेरी क्लियर। ठीक है जी, अब चलो एक और तरह का क्वेश्चन इसमें करके दिखाता हूं। ठीक, ये और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका, प्लीज सी दिस। ठीक है, इसके ऊपर बेस्ड एक और क्वेश्चन है हमारे पास। अब क्वेश्चन हमारे को क्या कहता है, कहता है कि a solid AB forms NaCl type packing if radius of anion is 100 picometer
100 picometer, find the radius of cation. The radius of cation. बेटा प्लीज थोड़ा यहां ध्यान देना, ठीक है जी। अब देखो बेटे, अगर हम रेडियस ऑफ कटायन अनायन ये निकालना चाह रहे हैं, अनायन का रेडियस दिया है, स्ट्रक्चर हमारे पास NaCl टाइप है। अगर NaCl टाइप स्ट्रक्चर है तो पता है कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो हमें ये भी पता सर आपकी वीडियो हैंग होगी। यस सर। तो सी हमारे पास रेडियस रेशो जो होनी चाहिए, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले की रेडियस रेशो जो होनी चाहिए वो यहां से यहां तक होनी चाहिए। अब हमें ये तो पता है कि रेडियस ऑफ अनायन गिवन टू अस इज 100 पिकोमीटर। रेडियस ऑफ अनायन गिवन टू अस इज 100 पिकोमीटर। हमें रेडियस ऑफ कटायन निकालनी है। तो पहली बात तो ये है, इसमें कटायन की रेडियस इसके बीच में निकलेगी, यानी हम बोल सकते हैं कि R पॉजिटिव बाय R नेगेटिव इज 0.414। एक तो हम ऐसे निकालेंगे और एक इसकी हायर लिमिट निकालेंगे, R पॉजिटिव बाय R नेगेटिव इज 0.732। ठीक है बच्चे, तो ऑब्वियसली R पॉजिटिव इज 0.414 into R negative and here R positive is 0.732 into R negative। तो बेटा हमारे पास आ जाएगा, एक तो आ जाएगा 0.414 into 100, that is 41.4, that is 41.4 picometers। So that is 41.4 picometers। Clear? On the other hand, यहां पे आ जाएगा R positive is 0.732 into 100 again, that is 73.2 picometers। तो क्या है बेटा हमारे पास कि अगर हम ध्यान दें तो हम बोलेंगे रेडियस इसके बीच में आनी चाहिए, पर ये क्वेश्चन कई तरह से पूछा जा सकता है। देखो बेटे, अगर तुम्हें बोले कि मिनिमम रेडियस, तो ये मिनिमम हो गया। अगर मिनिमम रेडियस तो ये बोला मिनिमम रेडियस, या फिर बोले इसी क्वेश्चन में ऐसे बोल दिया जाए कि भाई रेडियस ऑफ कटायन मूव्स इनटू वॉइड विदाउट एनी डिस्टॉर्शन। अगर विदाउट डिस्टॉर्शन बोला जाए तो भी हम मिनिमम निकालते हैं, विदाउट डिस्टॉर्शन बोला जाए तो भी मिनिमम निकालते हैं, क्योंकि जैसे डिस्टॉर्शन होगी, ठीक जैसे मान लो आपका साइज से बढ़ेगा, ये एग्जैक्ट ऑक्टाहेड्रल वॉइड का साइज है, इससे बढ़ेगा तो डिस्टॉर्शन तो होगी। और अगर मैक्सिमम पूछा जाए तो आपने लिखना है लेस देन 73.2, ये मैक्सिमम के लिए। तो मैक्सिमम अगर पूछा जाए तो मैक्सिमम लेस देन दिस होगा। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। अगर आपको ये बोला फाइंड द मिनिमम रेडियस ऑफ कटायन दैट कैन मूव इनटू इट्स वॉइड, तो आपने ये निकाल देना, या फाइंड द रेडियस ऑफ कटायन व्हिच कैन मूव इनटू इट्स वॉइड विदाउट एनी डिस्टॉर्शन, तब भी ऐसे निकाल देना है। लेकिन अगर बोला मैक्सिमम रेडियस तो ऐसे निकाल के लिख देना लेस देन दिस। ठीक है, और अगर जैसे ऊपर मैंने क्वेश्चन दिया, ना मिनिमम बोला ना मैक्सिमम बोला, दोनों में से कुछ नहीं बोला, तो जब दोनों में से मैंने कुछ भी नहीं बोला, ना मिनिमम बोला ना मैक्सिमम, तो आपने क्या करना है, ये दोनों निकाल के बोलना है कि आपका कटायन इतने से लेके इतने तक हो सकता है, तो रेंज बतानी होती है। वो क्वेश्चन समझ में आया कि अगर मिनिमम बोला तो ये छोटी वाली वैल्यू से कर लेना, मैक्सिमम बोला तो बड़े वाली वैल्यू से करना, विदाउट एनी डिस्टॉर्शन बोला मिनिमम वैल्यू से कर देना, और अगर कुछ भी नहीं बोला तो रेंज निकाल के दे देना दोनों की कि इतना कटायन हमारे पास हो सकता है। उम्मीद करता हूं बात आपको पूरी तरह प्रॉपरली समझ में आ गई होगी। सो ये रेडियस रेशियो होता है, ये रेडियस रेशियो रूल्स होते हैं, और ये उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस हमारे को दिए जाते हैं। नाउ अब हम पढ़ेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज,
देखो बेटे, अगला जो टॉपिक है मेरे पास, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है नेक्स्ट वन। ठीक है, क्योंकि ये जो टॉपिक नेक्स्ट वन हम पढ़ रहे हैं बेटा जी, ठीक, नेक्स्ट वन टॉपिक, इसका क्वेश्चन आपको आना ही है, कंपटीशन में भी और +2 में भी आना ही आना है। ठीक, इस साल तो पेपर्स का भी कुछ पता नहीं, नेक्स्ट ईयर तो पेपर डेफिनेटली होने चाहिए, होंगे ही, तब तक तो गवर्नमेंट इतनी तैयार होगी। येट चलिए, हम ये बता रहे हैं कि ये क्वेश्चन आपको +2 में भी आएगा और यही क्वेश्चन आपको कंपटीशन में भी पूछा जाएगा। हम डिस्कस करेंगे डेंसिटी ऑफ सॉलिड। So we will be discussing density of solid. Density of solids. अब डेंसिटी कैसे निकालते हैं? Please see how to calculate density of a solid. देखो बेटा, जब डेंसिटी निकालते हैं तो डेंसिटी निकालने का तरीका होता है, डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम, ये तो बचपन से जानते हैं, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो पहली बात है, हमें मास निकालना है। तो मास किसका निकालना है? डेंसिटी हम एक सॉलिड के निकालेंगे तो उसके यूनिट सेल की डेंसिटी निकाल लेंगे, वही डेंसिटी थ्रू आउट रहेगी, है ना बेटा। तो डेंसिटी के लिए पहले निकालना होगा मास। अब मास कैसे होगा? मास ऑफ यूनिट सेल, यूनिट सेल वो होगा, यूनिट सेल का मास होगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द यूनिट सेल, यानी दैट इज रैंक। नंबर ऑफ पार्टिकल को क्या बोलते थे? रैंक, जेड, rank of the unit cell into mass of one particle, mass of one particle। पार्टिकल इसलिए लिख रहा हूं, पार्टिकल इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि पार्टिकल में भी एटम में भी मॉलिक्यूल। ठीक, तो वो एटम भी हो सकता है, कोई एटम का सॉलिड बना हो सकता है, कोई मॉलिक्यूलर सॉलिड हो सकता है बेटे। ठीक, तो इस तरह से मैंने इधर मास ऑफ वन पार्टिकल, इसका मतलब बेटा जेड तो होता है रैंक, ठीक, इनटू मास कैसे निकालेंगे? मोलर मास अपॉन एवोगैड्रो नंबर, मोलर मास अपॉन एवोगैड्रो नंबर, क्योंकि हम ये जानते हैं कि एवोगैड्रो नंबर यानी 1 मोल का मास मोलर मास के बराबर होता है। तो अगर बोले सॉरी, एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल वेज m, तो 1 पार्टिकल विल बी वे m/m0। z यहां पे रैंक है, ठीक, फॉर FCC, अगर FCC होगा तो Z की वैल्यू क्या लोगे? 4। अगर FCC होगा तो Z की वैल्यू 4 लोगे। फॉर सिंपल क्यूबिक, सिंपल क्यूबिक के लिए Z की वैल्यू क्या लोगे? 1 लोगे। फॉर BCC, अगर BCC हुआ तो थोड़ा ध्यान से देखना, अगर आयोनिक क्रिस्टल हुआ तो बेटे रैंक 1 ले लेना, नॉन आयोनिक क्रिस्टल हुआ तो रैंक 2 ले लेना। बेटे ये कोई बताता नहीं और कोई देखता भी नहीं है, ठीक, और यहीं से गलती होती है क्योंकि कंपटीशन में हमेशा आयनिक का क्वेश्चन आता है और बीसीसी जो होता है उसका रैंक 1 होता है आयनिक में, जबकि लोग जानते हैं बीसीसी का रैंक 2, वो नॉन आयनिक को सोच के चलते, तो ये थोड़ा ध्यान देना है, ठीक है। एम यहां पे जो एम है वो क्या है? दिस एम इज मोलर मास, दिस एम इज मोलर मास, जो मोलर मास होता है ये एम हो गया। और एम नॉट क्या है? एवोगैड्रोस नंबर 6.023 इंटू 10⁻23। ठीक है जी, यहां से मास आ गया। मास के बाद दूसरी चीज क्या चाहिए हमारे को? मास के बाद दूसरी चीज हमारे को चाहिए वॉल्यूम, ठीक है जी। अब जो वॉल्यूम होगा वो तो एज लेंथ का क्यूब होगा। इफ ए इज एज लेंथ देन इट इज एज लेंथ का क्यूब। बट बेटे देखो, बेसिकली जब हम डेंसिटी निकालेंगे, जब हम डेंसिटी निकालेंगे उसका कोई यूनिट होगा, जैसे ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। जनरली हम ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या ग्राम पर मिलीलीटर में निकालते हैं। तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब देखेंगे, एज लेंथ जो होगी ये तो पिकोमीटर या कुछ किस चीज में होगी? सी, अगर इफ, ये ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इफ एज लेंथ in picometers
then volume is written a का क्यूब इंटू 10⁻⁻30 सेंटीमीटर क्यूब। पिकोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया, कैसे? देखो बेटा, 1 पिकोमीटर इज 10⁻⁻12 मीटर, यानी 1 पिकोमीटर इज 10⁻⁻10 सेंटीमीटर, और जब उसका क्यूब करेंगे तो 10⁻⁻30 आ जाएगा। तो अगर कभी आपकी एज लेंथ पिकोमीटर में दी होगी तो वॉल्यूम ऐसे निकालोगे। वहीं पर अगर एज लेंथ, इफ एज लेंथ इन एंगस्ट्रॉम्स दे रखी है तो बेटा वॉल्यूम हम निकालेंगे ए का क्यूब इंटू 10⁻24 सेंटीमीटर क्यूब। क्यों बेटे? अगर एंगस्ट्रॉम दी होगा तो एंगस्ट्रॉम 10⁻8 मीटर होता, 8 सेंटीमीटर होता है, 10⁻8 सेंटीमीटर। तो बेटा 8 का हम क्यूब कर दिए, ठीक है जी, तो ऑब्वियसली 10⁻24 यूनिट्स आ गए इसके। क्लियर? वहीं पर इफ एज लेंथ इज इन नैनोमीटर, अगर नैनोमीटर में दी है तो वॉल्यूम निकालना a का क्यूब इंटू 10⁻21 सेंटीमीटर क्यूब। क्योंकि नैनोमीटर 10⁻9 मीटर यानी 10⁻7 सेंटीमीटर। तो जब उसका क्यूब किए तो 10⁻21 आ गया। तो ये वॉल्यूम ऐसे लिखी जाती है। अगर सेंटीमीटर क्यूब में होती तो डायरेक्टली हम a का क्यूब ऐसे लिख देते, a क्यूब सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर जी? तो अब ये वॉल्यूम निकल आई और ये मास निकल आया। तो जब हमने डेंसिटी ऑफ सॉलिड निकाली तो आया Z इंटू m अपॉन a का क्यूब इंटू 10⁻डैश इंटू एवोगैड्रोस नंबर। अब ये डैश 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 क्यों छोड़ा सर? क्योंकि इट विल डिपेंड अपॉन कि आपकी एज लेंथ किस पे दी है। इफ इट इज गिवन इन पिकोमीटर, प्लीज fill here -30. If it is in angstrom, please fill here -24. If it is in nanometer, please fill it by -21. तो यहां डेंसिटी जो निकलेगी वो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में निकलेगी। मान लो केजी पर मीटर क्यूब में हुई वो एक अलग बात, फिर वो और भी ज्यादा आगे जाना पड़ेगा। हम जनरली ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में निकाल रहे हैं, इसलिए ये फॉर्मूला हमारे पास डेंसिटी का आ गया। So this is the formula of density we have. The density is equal to Z into M divided by A का cube into 10 का some multiple into Avogadro number. Where Z is the rank of the crystal, M is molar mass of the crystal, A is edge length in certain units, and N naught is Avogadro's number. So this is the things जो हम use कर सकते हैं बेटे। ये हमारे पास ठीक फॉर्मूला है डेंसिटी का। अब डेंसिटी के बहुत सारे क्वेश्चन हम निकाल सकते हैं बाय यूजिंग दिस। ठीक, तो हम चंद क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं ऑन डेंसिटी, ताकि आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो जाए कि डेंसिटी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन किस तरह से होते हैं, कैसे करने होते हैं। सो प्लीज राइट डाउन क्वेश्चंस। डेंसिटी का पहला क्वेश्चन देखो बेटे, डेंसिटी से हम क्या क्या निकाल सकते हैं, इस फॉर्मूला से क्या क्या निकाल सकते हैं। सबसे पहले तो हम निकालेंगे कैलकुलेशन ऑफ डेंसिटी। सिंपल कैलकुलेशन ऑफ डेंसिटी। ठीक, पहला क्वेश्चन तो यही रहेगा। तो लिखिए फर्स्ट क्वेश्चन एंड द इजीएस्ट वन। सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे और थोड़ा इजी वाला ही लिखेंगे, ठीक है, ताकि हमें समझ में आ जाए what a person wants to say about this. लिखिए क्वेश्चन नंबर 1, कॉपर crystallizes, या ऐसा लिखिए, an element having BCC geometry, an element having BCC geometry has atomic mass of 50 units, has atomic mass of 50 units. If edge length is 290 picometer,
if edge length is 290 picometer, calculate density of unit cell. Calculate density of unit cell. Now what is the question given here? हमें ये बोल दिया गया है कि हमारे पास एक BCC क्रिस्टल है, BCC है, तो BCC का रैंक Z कितना होना चाहिए? पहले हमने बोला एन एलिमेंट, एलिमेंट मतलब नॉन आयनिक, तो रैंक विल बी 2, एज लेंथ दी है 50 और आगे यूनिट देखना हाईली इंपॉर्टेंट है, ठीक, एज लेंथ 290 पिकोमीटर्स, 290 पिकोमीटर्स, बेटा इसका एज लेंथ का यूनिट देखना बहुत इंपॉर्टेंट, और मोलर मास दिया है 50 यूनिट्स और बोला डेंसिटी निकाल दो। तो डायरेक्ट फॉर्मूला में पुट करने का, तो डेंसिटी आ गई हमारे पास Z2M50, A का क्यूब 290 का क्यूब, और इधर मल्टीपल, क्योंकि पिकोमीटर है, पिकोमीटर के लिए मल्टीपल -30 होता है, और इनटू एवोगैड्रो नंबर 6.023 into 10 to power 23, and you can solve this question very easily to calculate answer 6.81 gram per centimeter cube. Yes, it is 6.81 gram per centimeter cube. तो उम्मीद करता हूं ये पहला क्वेश्चन इजी वाला था, डायरेक्ट था, सीधा था, वो मैंने आपको करवा दिया, और ये आपको बहुत आसानी से समझ में भी आ गया होगा, इसमें कुछ करने लायक था भी नहीं। ठीक है बच्चे, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा प्लीज। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम हैज बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। Sodium has body centered cubic structure with the radius of 211.25 picometer, 211.25 picometer. Calculate its density. Calculate its density. चलिए बेटा देखिए, अभी इसमें हमें क्या दे रखा है, इसमें हमसे बोला गया कि सोडियम जो है वो सोडियम हैज अ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर दे दिया गया है, सोडियम का BCC स्ट्रक्चर है, ठीक है जी, BCC है, सोडियम एक पार्टिकल है, एटम, तो Z2 हो गया, ये क्लियर है। फिर इसका रेडियस दे रखा है हमें रेडियस गिवन है, रेडियस बोला 211.25 पिकोमीटर्स, ये रेडियस है सोडियम का, ठीक है जी। मोलर मास सोडियम का आप अपने आप जानते हैं 23 होता है। मुझे डेंसिटी कही है, ध्यान दीजिएगा, डेंसिटी के लिए मुझे Z चाहिए था, क्या Z मेरे पास प्रेजेंट था? डेंसिटी का फॉर्मूला लगाता तो Z इंटू M अपॉन A का क्यूब इंटू 10 to power -30 इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि यहाँ पिकोमीटर है, एवोगैड्रो नंबर। अब देखो बेटा, हमें ये गिवन है, हमें ये भी पता है, एवोगैड्रो नंबर भी पता है, पर क्या A पता है? हमें A नहीं पता है, पर रेडियस दिया है। बेटे BCC में रेडियस कैसे निकालते? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर रेडियस इन BCC? यस, क्विकली, आपको नियरेस्ट एटम का डिस्टेंस, कोऑर्डिनेशन नंबर 1, कोऑर्डिनेशन नंबर 2, रेडियस करना सिखाया था कि नहीं? तो यानी कि आपके पास था कि नियरेस्ट एटम का रेडियस जो होता है, रेडियस इन BCC वो होता है √3a/4, √3a/4। तो मेरे बच्चों वेरी सिंपल है कि हमारे पास यहां से निकालना A, तो A कितना आ जाएगा? 4r/√3, ठीक है जी। R हमें दे रखा है,
तो 4 इंटू 211.25 डिवाइडेड बाय 1.732 सॉल्व कर लो, ए निकल जाएगा। वो पिकोमीटर में आएगा, इसको यहां पुट करेंगे आंसर निकाल लेंगे। बोलो मेरे बच्चे, बात समझ में आती है कि पिछली भी चले जाती है? ठीक, ऐसा हो सकता है यहां पे रेडियस दे दिया हो या डिस्टेंस दे दिया हो। ठीक, डिस्टेंस भी हो सकता है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है √3a/2 अगर बीसीसी होता। एफसीसी होता तो डिस्टेंस का a/√2, अगर रेडियस दिया होता a/2√2। तो बेटा ये भी ध्यान में रखना है कि क्वेश्चन आएगा भी ऐसा ही, जिसमें आपको रेडियस जो है, यहाँ पे डिस्टेंस जो है वो दिया होगा, पहले उससे a निकालोगे और a को पुट करके यहाँ पे आंसर निकालोगे। बोलो ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? यस और नो? यस सर। लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखिए प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एन एलिमेंट क्रिस्टलाइजेस an element crystallizes in FCC unit cell, with edge length of 250 picometers, with edge length of 250 picometers. If 300 gram of this element, this element contain, if 300 gram of this element contain 2 into 10 to power minus 2 into 10 to power 24 atoms. If 300 gram of this element contain 2 into 10 to power 24 atoms, find the density. ना क्वेश्चन में झोल है, हमें बोल दिया गया कि यहां पे जो Z है, ठीक है जी, वो जो Z है क्योंकि FCC है तो वो चलो 4 है, वो समझ में आता है कि Z हमारा 4 आ गया। ठीक, अगली बात ये बोली है कि इसका 300 ग्राम जो होगा, ठीक, कंटेन्स 300 ग्राम कंटेन्स 2 into 10 to power 24 एटम्स, ये दे रखा है। ठीक है जी, ये दे रखा है हमें, और एज लेंथ भी दे रखी है, यानी ए भी दे रखा है 250 पिकोमीटर्स। अब बेटा पहले इसका लड्डू सॉल्यूशन देखो। ठीक, जो लड्डू लोग पढ़ाएंगे, लड्डू लोग बोलेंगे कि ऐसा है जी, आप एक काम करो, इसका मॉलिक्यूलर मास पहले निकालो, क्योंकि डेंसिटी में हमें मॉलिक्यूलर मास चाहिए। तो वो ऐसा बोलेंगे कि 2 into 10 to power 24 एटम वेज, ठीक, 300 ग्राम। तो 1 एटम विल वेय 300 डिवाइडेड बाय 2 into 10 to power 24, और 1 मोल का मास इज मोलर मास, तो 6.023 into 10 to power 23 elements will weigh, atom will weigh 300 divided by 2 into 10 to power 24 into 6.023 into 10 to power 23। इसको सॉल्व करेंगे, मोलर मास निकालेंगे और फिर मोलर मास को यहां पुट करेंगे। पर मैंने कहा ये लल्लू सॉल्यूशन है। ठीक, उसके बाद हमारे पास डेंसिटी इज इक्वल टू Z इंटू m डिवाइडेड बाय a का क्यूब इंटू 10 टू पावर -30, इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि यहाँ पिकोमीटर है। ठीक, और इंटू यहाँ पे एवोगैड्रो नंबर लिखना होगा 6.023 इंटू 10 टू पावर 23। ठीक है जी, अब आपको Z पता है 4 है, यहां से मास निकाल के यहां पुट करना है, ए हमें दिया है, ये सॉल्व करने को बोलेंगे। पर मैंने कहा ये लड्डू सॉल्यूशन। देखो बेटा सिंपल बात है, हमें इतने मगजमारी करनी क्यों? हम इस m की जगह डायरेक्टली w यानी वेट पुट कर दे, और n नॉट की जगह डायरेक्टली n नंबर पुट कर दे,
सीधे एक ही तो बात है, एक एटम का ही तो वेट चाहिए था हमारे को। तो इसमें डायरेक्टली हम इसको ये सॉल्व किए बगैर सीधे कर सकते थे Z4, m की वैल्यू 300, a की वैल्यू 250 का होल क्यूब इंटू 10 टू पावर -30 और n नॉट की जगह सीधे ही 2 इंटू 10 टू पावर 24। तो हमारा एक स्टेप बच जाता और हमारा टाइम बच जाता। उस टाइम को बचाने से हम कोई और क्वेश्चन कर सकते। तो बेटा देखो, अगर कभी वेट दे दिया गया हो और उसके एटम दे दिए गए हो तो सीधे मास की, मोलर मास की जगह वो वेट पुट कर दो और एवोगैड्रो नंबर की जगह वो एटम पुट कर दो, क्योंकि बेसिकली तो एक एटम का वेट चाहिए। तो ऐसे हो सकता है इतने एटम का वेट इतना, तो एक का इतना, तो वही तो बात आएगी। इसलिए डायरेक्ट पुट कर देने का। बोलो बच्चे, बात समझ में आई कि नहीं आई? देखो बेटे, पहला क्वेश्चन मैंने तुम्हें करवाया जिसमें सिंपल डेंसिटी, ठीक, बहुत सिंपल सी क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन मैंने तुम्हें करवाया जिसमें ए नहीं दिया था, हमें रेडियस दिया था, हमने रेडियस से ए निकाल के फिर पुट किया। तीसरा क्वेश्चन जिसमें हमें मोलर मास नहीं दिया, ठीक, उसके हिसाब से हमने इसको निकाल दिया। ठीक है बच्चे, चलो ये तो हो गया। अब ऐसे ही डेंसिटी पे और तरह के क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक, आपको ए अलग नहीं दिया होगा यहाँ पे, बस अब ये डेंसिटी कैलकुलेट करने के क्वेश्चन नहीं होगा, लेकिन हम सिर्फ डेंसिटी थोड़ी इस फॉर्मूले से बहुत कुछ कैलकुलेट कर सकते हैं। अब दूसरी चीज क्या कैलकुलेट करेंगे? सेकंड चीज, व्हाट वी कैन कैलकुलेट फ्रॉम दिस। दूसरी चीज है कैलकुलेटिंग टाइप ऑफ यूनिट सेल। दूसरी चीज है कैलकुलेटिंग टाइप ऑफ यूनिट सेल। कैलकुलेटिंग टाइप ऑफ यूनिट सेल। देखो जी, हमने यूनिट सेल का टाइप बताना है कि यूनिट सेल हमारे पास कैसा है। टाइप ऑफ यूनिट सेल, तो यूनिट सेल का टाइप बताना है। तो बेटा उसके लिए यू हैव टू कैलकुलेट Z। कैलकुलेट Z, इसके लिए हमें Z कैलकुलेट करना है। अगर Z की वैल्यू 4 आ गई तो सीधे लिख देना जी FCC है। बट अगर Z की वैल्यू बेटा 2 आई तो ध्यान देना, देखना, अगर ये नॉन आयनिक हुआ, 2 आ गई और नॉन आयनिक हुआ तो BCC लिखना। बट अगर ये आयोनिक हुआ तो बेटा एंड फेस सेंटर्ड लिखना। अगर Z की वैल्यू 2 आ गई, नॉन आयनिक हुआ तो BCC, आयनिक हुआ तो एंड फेस सेंटर। इसी तरह Z की वैल्यू अगर 1 आ गई तो बेटे, अगर Z की वैल्यू 1 आ गई तो भी दो चीजें देखना। अगर नॉन आयनिक हुआ तो सिंपल क्यूबिक, और बेटे अगर आयनिक हुआ तो बॉडी सेंटर, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। तो मेरे बच्चों, इट इज वेरी सिंपल कि अगर आपको टाइप ऑफ यूनिट सेल निकालना है तो आपको क्या निकाल देना है? आपको Z निकाल देना है। कोई ऐसी बड़ी वाली बात नहीं है। और Z अगर 4 आ गया तो FCC, 2 आया तो ध्यान देना आयनिक होगा तो बेटे BCC, और अगर एंड फेस सेंटर नॉन आयनिक होगा तो BCC। वहीं पर Z1 आ गया तब भी BCC आयनिक के लिए और नॉन आयनिक के लिए सिंपल के लिए। चलो फिर एक क्वेश्चन ही कर लो, फटाफट से लिखना ताकि आपको समझ में भी आ सके। लिखिए, an element with molar mass 27, an element with molar mass 27 an element with molar mass 27 forms a cubic unit cell, with edge length of 4.05 into 10 to power minus 8 centimeter. 4.05 into 10 to power minus 8 centimeter. If its density is 2.7 gram per centimeter cube, what is the nature of unit cell? What is the nature of unit cell? So what is density?
बेटे दोबारा लिख लो, एन एलिमेंट विद मोलर मास 27 ग्राम पर मोल forms a cubic within itself with edge length 4.05 into 10 to power minus 8 centimeter. If density is 2.7 gram per centimeter cube, 2.7 gram per centimeter cube, what is the nature of unit cell? अब हमें ये तो पता ही था कि निकालना z है, तो डेंसिटी इज z into n अपॉन a का क्यूब। अब देखो मल्टीपल कैसे लिखना है हमें, यहां पे दिया है आपके पास सेंटीमीटर्स में, ऑलरेडी सेंटीमीटर्स में है, तो इसलिए इसके आगे कुछ नहीं, कोई मल्टीपल नहीं, ठीक। एवोगैड्रोस नंबर हमें निकालना था z, तो d इंटू a का क्यूब इंटू एवोगैड्रो नंबर डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो बेटा a दिया है आपके पास यहां पर 4.05 into 10 to power minus 8, डेंसिटी दे रखी है 2.7, डेंसिटी दे रखी है 2.7, ए दे रखा है 4.05 into 10 to power minus 8, 4.05 into 10 to power minus 8 का क्यूब। एवोगैड्रो नंबर पता है 6.023 into 10 to power 23 divided by molar mass, and molar mass is also given to us, and that molar mass is 27। बेटा जब इसको सॉल्व करेंगे अप्रोक्सीमेट आंसर हमारे पास लगभग 4 आ जाएगा। 4 का मतलब ये एफसीसी है, ठीक। इसमें 3.9 भी आ गया, 3.8 भी आ गया, तो 4 मान लेंगे। तो बोलो बेटा क्लियर हो गया ये क्वेश्चन भी? ओके, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हो सकता है, इससे हम मोलर मास भी तो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कैलकुलेटिंग मोलर मास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेटिंग मोलर मास, ठीक। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कैलकुलेटिंग मोलर मास। अब मोलर मास ही निकाल लो भाई, ठीक। किसी भी चीज का मास निकालना हो मोलर मास ही निकाल सकते हैं। तो लिखिए जरा क्वेश्चन फटाफट से, जल्दी से, पहले मोलर मास कैलकुलेट करके बता दीजिए मेरे को। लिखो, an element with a density 11.2 gram per centimeter cube, an element with density 11.2 gram per centimeter cube forms a lattice with edge length of 4 into 10 to power minus 8 centimeter. 4 into 10 to power minus 8 centimeter. Calculate atomic mass. सर एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दो प्लीज। मैंने कहा an element with density 11.2 gram per centimeter cube forms an abscissa lattice with edge length 4 into 10 to power minus 8 centimeter. Calculate atomic mass of element. Quickly करना। हाँ जी बच्चों, निकल गया। हमें मोलर मास निकालना था, डेंसिटी का फॉर्मूला हमें पता था, तो मोलर मास आ रहा था डेंसिटी इनटू ए का क्यूब। क्योंकि यहाँ पे ए जो है सेंटीमीटर्स में दे रखी है, फिर इसमें हमें कोई मल्टीपल नहीं लिखना होता, इनटू एवोगैड्रो नंबर डिवाइडेड बाय जेड।
डेंसिटी दे रखी है, ठीक, ए दे रखा है, एन नॉट पता है, जेड पुट कर दो, निकाल दो, आंसर आ जाएगा 107.9 के करीब। कितना आ जाएगा? 107.9 के करीब करीब। तो आंसर यहां पे आया 107.9 के करीब करीब। अब इसी में एक क्वेश्चन और देखिएगा, इसी में एक वैरायटी ऑफ क्वेश्चन और देखिएगा। लिखिए, एन एलिमेंट क्रिस्टलाइजेज इन एफसीसी ये बेटा जो भी चैट लिखते हो, मैंने 1000 बार बोला है कि चैट तब लिखना जब मैं पूछूं, और यहां फिर माइक ऑन करके बोलो, ठीक। मैं इधर पढ़ा रहा हूं तो मेरा ध्यान चैट पे नहीं है मेरे दोस्त, ठीक। लिखो, एन एलिमेंट क्रिस्टलाइजेज इन एफसीसी लैटिस, an element crystallizes in FCC lattice with cell edge of 350 picometer, with cell edge of 350 picometer. क्या हुआ बेटा? सर एक बार प्लीज रिपीट कर दो, वो थोड़ा वॉइस इशू आ रहा है। An element crystallizes in face central lattice with edge length 350 picometer, with edge length 350 picometer and density 38.4 gram per centimeter cube, and density 38.4 gram picometer, 38.4 gram per centimeter cube rather, 38.4 gram per centimeter cube. How many atoms of it are present? How many atoms of it are present in 300 gram of this element? How many atoms of this are present in 300 gram of this element? देखो, अब इस क्वेश्चन में हमें नंबर ऑफ एटम निकालना है। इस क्वेश्चन में हमें नंबर ऑफ एटम निकालना है। तो ये अगला क्वेश्चन हो गया, कैलकुलेटिंग नंबर। कई बार हमें एवोगैड्रो नंबर निकालने को भी पूछा जाता है, बात वही है, या फिर नंबर निकालने को पूछिए तो भैया z इज इक्वल टू d इज इक्वल टू z इंटू m बाय a का क्यूब। यहां मैंने ए तुम्हें पिकोमीटर्स में दे रखा है, तो 10 टू पावर माइनस 30 इंटू एवोगैड्रो नंबर। बेटे एवोगैड्रो नंबर पूछा हो तो वो निकालो, यहां आपको नंबर पूछा है तो ये नंबर निकालना है आपने। तो n इज इक्वल टू z इंटू m अपॉन एवोगैड्रो नंबर, यानी इसके अंदर अब आ गया d इंटू a का क्यूब इंटू 10 टू पावर माइनस 30। अब z की वैल्यू हमें दे रखी है बेटे, ठीक है ना, दे रखी है ना, एफसीसी है, एफसीसी है तो Z4 है। मास हमें मोलर मास नहीं, मास दे रखा है 300 ग्राम। डेंसिटी हमें दे रखी है, कितनी दे रखी? 38.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 38.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और ए एज लेंथ कितनी दे रखी है मेरे बच्चे? एज लेंथ यहां पे दे रखी है आपको 250 पिकोमीटर, तो 250 का होल क्यूब इंटू 10 टू पावर माइनस 30। नौ यहां से n निकाल लोगे, ठीक, लगभग आंसर 2 इंटू 10 टू पावर 24 के करीब आ जाएगा, ठीक। इसको सॉल्व करोगे अप्रोक्सीमेटली आंसर 2 इंटू 10 टू पावर 24 एटम्स के करीब करीब आ जाएगा। ऐसे ही बेटा आप चाहो तो इससे कई बार एवोगैड्रो नंबर ही पूछते हैं, तो अगर एवोगैड्रो नंबर पूछा है तो ये कोशिश मत करना कि 6.023 इंटू 10 टू पावर 23 टिक कर दोगे, गलत हो जाए, क्योंकि ये जानबूझ के क्वेश्चन ऐसा दिया हो सकता है जिसमें वो वैल्यू एवोगैड्रो नंबर की वैसी ना आए,
तो बेटा कई बार एवोगैड्रो नंबर ही निकालने को पूछ लिया जाता है बच्चे, ठीक। सम टाइम हमें एवोगैड्रो नंबर ही निकालने को पूछ लिया जाता है, तो उम्मीद करता हूं वो निकाल सकते हो। अब इसमें सबसे टफ टाइप ऑफ क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, ठीक। हमने यहां से डेंसिटी निकाल के देख ली, हमने यहां से टाइप ऑफ यूनिट सेल निकाल के देख लिया, हमने यहां से मोलर मास निकाल के देख लिया, हमने यहां से एवोगैड्रो नंबर या नंबर निकाल के देख लिया, तो क्या बच गया? सबसे टफ टाइप ऑफ क्वेश्चन हमारे पास जो है वो है कैलकुलेशन ऑफ एज लेंथ, कैलकुलेशन ऑफ एज लेंथ। सी कैलकुलेशन ऑफ एज लेंथ, एज लेंथ की कैलकुलेशन हमने करनी है। सर टफ क्यों है? देखो ये ए का क्यूब यहां पे आ गया, z इंटू एम अपॉन डेंसिटी इंटू एवोगैड्रो नंबर। ए पी को मीटर में निकाल देंगे सीधे, ठीक। तो 10 टू पावर समथिंग वो आपकी जरूरत तब पड़ेगी अगर हम ये सेंटीमीटर में निकलेगा, उसको पिकोमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं बाद में, ठीक। अब यहां से जब ए निकालेंगे तो वो क्यूब रूट आएगा। तो मुश्किल सिर्फ इतनी सी है कि बेटा जी क्यूब रूट देखना जो होता है वो थोड़ा सा टफ होता है और कुछ नहीं होता, ठीक। क्वेश्चन इज नॉट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, बट क्यूब रूट देखना थोड़ा सा टफ हो जाता है हमारे लिए, और कोई इतनी बड़ी इसमें प्रॉब्लम है ही नहीं। इट इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क टू डू, सिर्फ क्यूब रूट देखना थोड़ा मुश्किल, ठीक, मैथमेटिकली। तो उसको आसान कर देते हैं। अगर तो आप क्यूब रूट निकाल सकते बढ़िया है, नहीं तो ऐसे कर देना टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों साइड लॉग ले लेना। अगर दोनों साइड लॉग लेंगे तो आएगा लॉग ऑफ ए इज इक्वल टू z इंटू एम अपॉन डी इंटू एवोगैड्रो नंबर की पावर 1/3, ठीक। यहां पे लॉग ऑफ दिस, लॉग में पावर आगे आ जाती है, तो लॉग ऑफ ए 1/3 लॉग ऑफ z इंटू एम अपॉन डी इंटू एवोगैड्रो नंबर। बेटे इसको सॉल्व कर लेना। मान लो ये सॉल्व करके x आ गया, यानी लॉग ऑफ a जो आ गया वो x आ गया। अब हमें a निकालना है, तो वो एंटी लॉग ऑफ x हो जाएगा। तो लॉग एंटी लॉग का यूज करके हम इसको बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। लॉग एंटी लॉग का यूज करके बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और लास्ट ईयर मैंने तुम्हें सिखाया था कैसे लॉग विदाउट टेबल के देखते हैं, कैसे एंटी लॉग विदाउट टेबल के देखते हैं, और मुझे पूरा विश्वास है आप में से किसी को भी वो नहीं आता। सही बोल रहा हूं मैं? तो मैं एक बार फिर से तुम्हें लॉग एंटी लॉग की वैल्यू देखनी सिखा देता हूं, ताकि ऐसा हो ये क्वेश्चन निकालना आसान हो सके, क्योंकि इससे आगे बहुत कुछ निकलेगा। अगर ए आ गया तो हमारे से रेडियस निकल सकेगा, क्योंकि ए निकला तो रेडियस, डिस्टेंस ऑफ नियरेस्ट एटम, ये सब चीजें निकल सकती है। बट अगर ए आएगा तभी तो निकलेंगे ना बेटा। क्लियर? तो देखो भैया, लॉग एंटी लॉग कैसे देखते हैं विदाउट सीइंग अ टेबल। चुटकियों के अंदर हाउ विल यू सी लॉग एंड हाउ विल यू सी एंटी लॉग, ठीक। देखो जी, अगर लॉग देखना है किसी भी नंबर का, किसी भी नंबर का, एनी हेल ऑफ नंबर, मान लो आपको देखना है लॉग ऑफ 2, 3, 5, 7, 8, ऐसे वाला कुछ लॉग देखना, ठीक। 2, 3, 4, 7, 8 ऐसा कुछ लॉग देखना है। आप एक तो तरीका फैक्टराइजेशन वाला होता है, तो ऐसे बड़े बड़े नंबरों का फैक्टर करते रहे तो जिंदगी में उसी में लग जाएगी। तो मैंने तुम्हें समझाया था इसको डेसिमल में एक पॉइंट, डेसिमल के बाद एक पॉइंट में
तब्दील कर दीजिएगा, यानी एक्सपोनेंशियल में चेंज कर दीजिएगा। यू कैन राइट इट एज 2.3 इंटू 10 टू पावर 4। 1 2 3 4 4 मैंने यहां पर ले लिया और इसको ऐसे एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर दिया। इसका मतलब हो जाएगा log ऑफ 2.3 प्लस 4 log ऑफ 10। अब बेटा 4 log हमें वैसे ही याद रखने हैं। log ऑफ 1 तो 0 होता ही है, वो तो पता ही है। log ऑफ 1 इज 0, वो तो सभी को पता है कि log 1 इज इक्वल टू 0। log ऑफ 2 0.3010, log ऑफ 3 0.4774, log of 5 0.6990 and log of 7 0.84, log of 10 1। बस ये 3-4 log तो याद रखने। log 2 0.3010, log 3 0.4774, log of 5 0.6990, log of 7 0.84, ये याद रखिए। अब देखो बेटा यहां log of 2.3 2 से थोड़ा ऊपर लिखने का, 2 से थोड़ा ऊपर लिख लेने का, ठीक। तो भैया यहां 0.30 है, 0.35 लिख देते हैं, तो यहां आ जाएगा 0.35 प्लस 4। log of 10 कितना होता है 1, 4 into 1 is 1, तो आंसर इज 4.35। आप अपने कैलकुलेटर से कर लो, लगभग आंसर यही है, अप्रॉक्सीमेट आंसर यही है। बात समझ में आई? नहीं आई तो दोबारा समझ लो। कोई भी नंबर ले लो, एनी नंबर, log ऑफ 5 7 2 3 1 4 8, कुछ भी ऐसे है। अब मुझे इसका log देखना है, तो log ऑफ 5.7 इंटू 10 टू पावर 5 लिख दो, ठीक। अब 5.7 का log ऑफ 5.7 प्लस 5 log ऑफ 10, इसका मतलब ये हो गया 5.7 इससे ऊपर होगा। अगर log ऑफ 6 देखते तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आना था, क्योंकि 6 बनता है 2 into 3, तो इन दो को ऐड करते तो log ऑफ 6 की जो वैल्यू होती, log ऑफ 6 की वैल्यू होती 0.3010, 0.4774, यानी 4877, ये log ऑफ 6 की वैल्यू होती, ये log ऑफ 6। तो log ऑफ 5 की वैल्यू ये, log ऑफ 6 की वैल्यू ये। हमारे पास 5 से ऊपर चाहिए, 6 से छोटी चाहिए। 6 की वैल्यू ये है, इससे थोड़ी छोटी चाहिए, तो भैया ये 0.77 है, चलो हम 0.74 लिख देते हैं। यहां पर थोड़ा बहुत राउंड ऑफ कर दिए, 0.74 लिख दिया। यहां पे आ गया 5 log ऑफ 10 इज 1, आंसर इज 5.74। तो ऐसे इसका लॉग देख लिया। बोलो भाई समझ में आया कि नहीं आया? सर जी सर हम इसमें बेस क्या लेकर चलते हैं लॉग का? log टू द बेस 10 बेटे। ओके सर, ठीक। तो बच्चे ये आराम से ऐसे लॉग टेबल देखा जा सकता है। विदाउट सीइंग लॉग टेबल हम किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं चुटकी के अंदर। कोई मर्जी वैल्यू दे दो आप मेरे को, सिर्फ उसको क्या करना है, डेसिमल के 1 पॉइंट तक चेंज करना है, उसके बाद थोड़ा सा राउंड ऑफ करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना, राउंड ऑफ करना है और आंसर लिख देना है। अब यहीं पर अगर मान लो एंटी लॉग आ गया, क्योंकि हमें एंटी लॉग चाहिए आगे में। अब ये तो लॉग देखना सिखा दिया सर। अब एंटी लॉग कैसे देखेंगे विदाउट सीइंग अ टेबल? बेटा मैं कोई मैथमेटिक्स नहीं लगा रहा हूं, ये ट्रिक है, दिस नॉट मैथमेटिक्स, दिस इज ट्रिक, ठीक। अब एंटी लॉग देखना, मान लो आपको बोल दिया एंटी लॉग देखना है 11.325 का एंटी लॉग देखना। देखो जी, हमें ये जो वैल्यू दी होगी पॉइंट के आगे वाली, इसको सीधे 10 की पावर बना देना, सीधे सीधे 10 की पावर बना देना। और ये देखना 0.32 ये बचा ना पीछे, ये 0.32 किसके लॉग के बराबर है? देखो log ऑफ 2 होता है 0.3010, ये थोड़ा सा उससे बड़ा है, तो हम इसको 2.2 लिख देते हैं।
तो आंसर आ गया 2.2 इंटू 10⁻11। आसान है ना भाई? सर नहीं समझ में आता, कोई बात नहीं। आपको बोला एंटीलॉग ऑफ 37.655, ठीक है जी। मैंने कहा कि इसको तो आप सीधे बना दो 10 की पावर, ये 10 की पावर 37 हो। अब 0.65 किसके लॉग के लगभग बराबर है? 0.5 की याद करें, लॉग 5 होता था 0.6990, ये से थोड़ा छोटा है, तो 5 से थोड़ी छोटी वैल्यू लिख दो भाई, 4.7 लिख दो, तो आंसर आ जाएगा 4.7 इंटू 10⁻37। अप्रोक्सीमेट आंसर आपको मिल जाएगा। क्लियर बेटे? सर ये एंटीलॉग हमेशा डेसिमल्स में पूछेंगे? हाँ जी, ऑब्वियसली हमेशा, या आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना होता है। ठीक, आगे देखिए, इसी तरह से अगर मान लो माइनस में हो, एंटीलॉग ऑफ -10.625। अब माइनस में है तो कैसे देखना, ध्यान देना बेटा, माइनस में है तो यहां -1 ऐड कर देना और यहां +1 लगा देना, तो -10 और -1 मिला के आया -11, तो 10 की पावर -11 होगी। एक बात क्लियर, अगर एंटीलॉग माइनस में देखना होगा तो यहां -1 यहां +1 करने का। अब यहां माइनस और माइनस आपस में ऐड होंगे तो 10 की पावर -11 आ गया, लेकिन यहां 1 प्लस का है और ये 0.625 माइनस का है, तो आपस में सब्ट्रैक्ट होंगे। 5 यहां पे आ जाएगा 9, यहां पे आ जाएगा आपके पास 3, तो एक्चुअली 0.395 किसके लॉग के बराबर है? अगर log of 2 की बात करेंगे तो log of 2 0.3010 होता है, और log of 3 की बात करेंगे तो log of 3 0.4774 होता है। ये वैल्यू अप्रोक्सीमेटली उसके बीच में आ रही है, अप्रोक्सीमेटली बिल्कुल बीच में आ रही है, लगभग। तो इसका मतलब इसके बीच में होगी, तो इट इज 2. समझ लीजिए 5 या 4 7 कर लो, 2.47 इंटू 10⁻21। ठीक है बच्चे, मतलब अगर एंटीलॉग देखना होता है तो आप यहां -1 बढ़ा दीजिएगा, यहां प्लस बढ़ा दीजिएगा, ये प्लस में से ये माइनस करिएगा, जो वैल्यू आई उसका लॉग सोचिएगा किसके लॉग के बराबर है, उसको यहां पुट कर दीजिएगा लगभग। अभी बोलो लॉग एंटीलॉग निकालना आया कि नहीं आया, जल्दी बोलना यस और नो। फिर तुम बार बार मेरे को बोलेंगे सर लॉग एंटीलॉग सिखा दो, क्योंकि आगे सारे चैप्टर में यूज होगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो ऐसे करके लॉग एंटीलॉग विदाउट सीइंग एनी टेबल यू कैन इजीली कैलकुलेट। तो आज का टॉपिक जो हमने किया बेटे, अब हम इससे एज लेंथ भी निकाल सकते हैं, एज लेंथ से आगे रेडियस निकाल सकते हैं, रेडियस डिस्टेंस निकाल सकते हैं, बहुत सारी चीजें हम यहां से कर सकते हैं। तो आज तुमने मेरे साथ क्या किया, आज तुमने क्या, रेडियस रेशियो रूल एंड डेंसिटी। आपके जो नोट्स हैं उस नोट्स का ये लेक्चर नंबर 7 है, और उसके पीछे उसका फ्यूल भी दे रखा, 19 क्वेश्चन है उसमें। ठीक, तो प्लीज इसके सॉल्व क्वेश्चन सारे जो इसमें सॉल्व दिए हैं और जो इसके फ्यूल है, इसको पूरे को सॉल्व कर दो जल्दी से पहले। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स अ लॉट।